हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए, आज हमारा क्विक रिवीजन रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपैरेटिवली सबसे छोटे चैप्टर के ऊपर, जिसका नाम है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। और इसके अंडर हमारा डिस्कशन केवल अमीन्स के ऊपर रहेगा, क्योंकि इस साल बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड डिलीट हो गया है। अब हम इस चैप्टर को 4 फेज में स्टडी करेंगे। पहला फेज जो हमारा रहेगा वो रहेगा कन्वर्जन्स, जिसके अंदर हम कुछ नेम रिएक्शंस को भी उठा लेंगे। सेकेंड फेज के अंदर हमारा डिस्कशन रहेगा कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और प्रिपरेशन के ऊपर, जिसमें हम अमोनोलिसिस, गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के ऊपर बात करेंगे। थर्ड फेज के अंदर हम टेस्ट टू डिस्टिंग्विश अमीन्स देखेंगे, जिसके अंदर हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन्स को भी डिस्टिंग्विश करेंगे, एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन्स को भी डिस्टिंग्विश करेंगे। और लास्ट के अंदर हम बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स के ऊपर बात करेंगे। बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स में हम ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी भी देखेंगे, अमीन्स को दूसरे कंपाउंड के साथ कंपेयर भी कर लेंगे। और लास्ट में फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी ऑफ अमीन्स देखेंगे। तो इसके साथ हमारा अमीन्स का एक क्विक रिवीजन पूरा हो जाएगा। तो अपनी बात को हम शुरू करेंगे कन्वर्जन से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, कन्वर्जन में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है असेंडिंग सीरीज और डिसेंडिंग सीरीज। मतलब कि कोई आपके पास मान लीजिए 1 कार्बन का अमीन है, उससे आपको 2 कार्बन का अमीन बनाना है, या 2 कार्बन के अमीन से 1 कार्बन का अमीन बनाना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर इस चैप्टर के मैक्सिमम कन्वर्जन इन्वॉल्व हो जाते हैं। देखिए, मैं स्टार्ट करता हूं। आप देखिए, हम इसको 2 ही केस में देखेंगे। एक केस में ये वाला केस और दूसरे केस में हम एरोमेटिक वाले कंपाउंड्स उठाएंगे। तो हम कन्वर्जन में सबसे पहले केस फर्स्ट देखते हैं। केस फर्स्ट के अंदर मैं सबसे छोटा अमीन ले लेता हूं, एंड सबसे छोटा अमीन CH3NH2, राइट। अब मेरा फोकस क्या रहेगा कि मुझे 1 कार्बन बढ़ाना है। मीथेन अमीन है, मुझे इथेन अमीन बनाना है। फाइन। तो सबसे पहले ऐसे केसेस में आप HNO2 से रिएक्शन करेंगे। ये ध्यान रखें, हमेशा HNO2 की रिएक्शन अमीन्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन के लिए। HNO2 से जब आप रिएक्शन करते हैं तो उतने ही कार्बन का एल्कोहल बन जाता है। अब आपके दिमाग में डाउट आया होगा कि ये हुआ कैसे। तो देखिए, HNO2 को हमेशा आप ध्यान रखिए O नो, करेक्ट, O नो। तो आपको इसको कैसे तोड़ना है मैं यहाँ ट्रिक बता देता हूँ, उसको यूज नहीं करते हैं, मैं यहाँ बता देता हूँ। O नो, यहाँ देखिए ONOH। अब आप ढंग से देखिए, अगर ये टूट जाए और ये टूट जाए तो इस साइड से आपको क्या नजर आ रहा है, H2O बाहर चला गया, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल गई, और CH3 से कौन आकर जुड़ गया, OH। मैंने सिर्फ वही चीज लिखी। कन्वर्जन में बाय प्रोडक्ट्स बताने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ट्रिक मैंने आपको बता दी कि HNO2 से जब रिएक्शन होती है तो HNO2 को आप कैसे लिखिए, O नो, और उससे आपको सीधा अल्कोहल नजर आ जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसको तो हम हटा देते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब अल्कोहल बन चुकी है। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आपको कार्बन बढ़ाना है तो मतलब इस चैप्टर में साइनाइड आना चाहिए, और साइनाइड अल्कोहल पे नहीं आता, Cl पे आता है। अब अल्कोहल से Cl लाना हो तो आप रिएक्शन कर दीजिए SOCl2 से। काफी फेमस रिएक्शन है और ये रिएक्शन हम पहले भी देख चुके हैं। तो CH3Cl आपके पास आ जाएगा। ट्रिक क्या है, यूं तोड़ दीजिए आप, ये SO, ये Cl और ये Cl। तो CH3Cl आ गया, SO2 गैस बाहर निकल जाती है और HCl बाहर चला जाता है। लेकिन अभी रिक्वायर्ड नहीं है ये सब बताना, ठीक है, बस आप तो इतना लिख लीजिए। उसके बाद अगर आप अब आगे बढ़ते हैं तो आप KCN से रिएक्शन कीजिए। अल्कोहलिक रखिए, क्योंकि हैलाइड जो होते हैं वो वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, इसलिए डिसॉल्व करने के लिए हम अल्कोहलिक KOH लेते हैं, KCN सॉरी। अब अल्कोहलिक KCN से रिएक्शन करेंगे तो माइनस KCl बाहर, और यहाँ जो चीज़ आपको मिलेगी वो मिलेगी CH3CN। और एक बार आपको CH3CN मिल गया तो अब मान के चलिए आपका जो मेन पर्पस था वो सॉल्व हो गया। बस अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका रिडक्शन करना है। रिडक्शन कैसे करेंगे, हाइड्रोजन आ जाने चाहिए, ये हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया। हाइड्रोजन जब आ जाएगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, इधर से ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, 3 में से ऊपर वाला बॉन्ड टूट गया, नीचे वाला बॉन्ड टूट गया। प्रोडक्ट सोचिए जरा, प्रोडक्ट आएगा CH3 CH2 NH2। ये लीजिए, आपके मीथेन अमीन से इथेन अमीन तैयार हो गया। इसके अंदर पुरानी रिएक्शंस काम में आ गई। ये हैलाइड वाली रिएक्शन हो गई, ये अल्कोहल की प्रिपरेशन कह सकते हैं आप इसको, नहीं तो अमीन्स में हमने ये रिएक्शन भी पढ़ी हुई है। तो इस तरीके से आपने 1 कार्बन बड़ा वाला अमीन बना लिया। काफी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, ध्यान रखें। अब मैं इससे वापस यहां आना चाहता हूं, तो हम इससे आगे चलते हैं। यहां देखिए, अब 1 कार्बन कम करना है। भाई 1 कार्बन कम करना हो तो आपके दिमाग में एक ही रिएक्शन होनी चाहिए, हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। और उसके लिए अमाइड का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अमाइड होंगे तो ही हॉफमैन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन लगाएंगे हम। वो काफी फेमस रिएक्शन है, बोर्ड्स में राइट अ नोट ऑन हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन भी आया है, और कन्वर्जन में भी इस रिएक्शन को यूज किया गया है। हम यहाँ कन्वर्जन में यूज करेंगे। देखिए, सबसे पहले चाहे 1 से 2 करने हो या 2 से 1 करना हो, आपको पहले HNO2 से ही रिएक्शन करनी होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब 2 कार्बन का अल्कोहल बना लीजिए, CH3 CH2OH। ये लीजिए, 2 कार्बन का अल्कोहल तैयार। ट्रिक वही थी जो मैंने स्टार्टिंग में बताई। अब हम इससे और आगे चलते हैं। इसके अंदर आप इसका ऑक्सीडेशन कर दीजिए, विगरस ऑक्सीडेशन या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर दीजिए, जिसमें आप K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में ले लीजिए। तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, तो CH3
COOH, 2 कार्बन का अल्कोहल था, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब एसिड से अमाइड क्या बनाए जा सकते हैं? बिल्कुल, अमाइड्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अमाइड इज डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अमाइड कार्बोक्सिलिक एसिड से बन सकता है क्योंकि इसी का डेरिवेटिव है। बस आप अमोनिया से रिएक्शन करके हीट कर दीजिए। तो आप अमोनिया मिलाइए और हीटिंग कर दीजिए। जैसे अमोनिया मिला के आप हीटिंग करेंगे तो CH3CO CH3CO NH2 यहाँ से आ जाता है, यहाँ से एक H और ये OH, वाटर बाहर निकल जाता है। ये बन गए आपके अमाइड्स। और एक बार आपने अमाइड्स बना लिए तो ये लीजिए। अब आपको क्या करना है? अब आपको इसकी रिएक्शन करनी है Br2 प्लस NaOH। इसी को कहते हैं हम हॉफमैन्स, नाम हो गया साइंटिस्ट का, ब्रोमामाइड, ब्रोमीन और अमाइड। ये रहा ब्रोमीन और ये रहा अमाइड, ये अमाइड ही है, राइट। बेसिक मीडियम के अंदर ये रिएक्शन होती है और ट्रिक सिर्फ इतनी सी है कि आपको बीच में से CO ग्रुप गायब कर देना, और जैसे बीच में से CO ग्रुप गायब होगा तो CH3NH2, ये देखिए ये चीज आपको मिल गई डायरेक्ट। तो ध्यान रखें, ऊपर कार्बन बढ़ाना था इसलिए CN आना चाहिए, यहाँ कार्बन घटाना है तो अमाइड्स बनने चाहिए। अमाइड्स बनाकर हमने हॉफमैन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन करी। मैं फिर कह रहा हूँ बीच में से बस आप इसको गायब कर दीजिए, बचा हुआ प्रोडक्ट आपका होता है। कोई सा भी रिएक्शन हो, अगर हॉफमैन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन हो रही है तो वहाँ अमाइड होंगे और अमाइड में बस CO ग्रुप को छुपा लीजिए, बची हुई चीज जो होती है अमीन्स वही प्रोडक्ट होता है, ध्यान रखें, राइट। इस स्टेप के अंदर हम एक शॉर्टकट भी ले सकते थे, वो शॉर्टकट ये वाला है, ये वाला। ये बात भी हम पहले देख चुके हैं कि साइनाइड का यदि हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए, CN ग्रुप का यदि हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए तो वो COH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो कार्बन के अलावा एक कार्बन, मतलब CH3 के अलावा एक कार्बन है, CH3 के अलावा एक कार्बन है, तो CN ग्रुप COH में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप इतना लंबा रूट लेने के बजाय ये स्टेप यू लेके भी आप इधर आ सकते थे। तो ये जो सामने आपकी कन्वर्जन लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पिछले, वापस से वही बात बोलूंगा, 14 से 15 सालों में आए हैं और हम आज 14 से 15 साल के पेपर्स को ही कवर कर रहे हैं, राइट। BDC को हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि साल डिलीट हो गया है। उसके अलावा हम पूरा जो भी इतने सालों का जो कंटेंट है वो हम डिस्कस कर रहे हैं और साथ ही साथ NCERT में भी जितना दिया हुआ है वो सारा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया आपका पहला कन्वर्जन, बहुत इंपॉर्टेंट था, आप इसको ध्यान रखिएगा जरूर। ओके, नाउ देखें, अब हम केस लेते हैं 2, केस 2 पे बात करते हैं। देखिए केस 2 के अंदर प्रीवियस चैप्टर जो था वो था हमारा एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। वो की वही बात, कार्बोक्सिलिक एसिड आप अमोनिया मिला दीजिए, केवल अमोनिया मिलाइए तो एक एसिड है और एक बेस है, तो क्या बन जाना है? सॉल्ट, COO माइनस, H+ निकलेगा, ये H+ गेन कर लेगा, NH4+, अमोनियम बेंजोइड कह सकते हैं आप, या अमोनियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं। अब अगर आप इसको विग्रसली हीट कर ले, जो बात मैंने ऊपर डायरेक्ट की थी, विग्रसली हीट करेंगे तो क्या चीज बाहर निकल जाएगी? H2O। और अब जो चीज आपको मिलेगी, क्योंकि अमोनिया से रिएक्शन हुई है तो अल्टीमेटली आपको मिलेंगे अमाइड्स, CONH2, इसे कहते हैं बेंजामाइड, राइट। तो दिस इज बेंजामाइड, दिस इज अमोनियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड एंड दिस इज सिंपली बेंजोइक एसिड। अब इसके अंदर आप हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, NaOH प्लस Br2, राइट। कुछ बुक्स में NaOBr भी लिखा रहता है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे भी लिखा आता है NaOBr, तो आप ध्यान रखें। आपको सिर्फ कौन सा ग्रुप गायब करना है? CO ग्रुप गायब करना है। और जैसे आप CO ग्रुप गायब करेंगे, अब जो चीज आपको मिलने जा रही है वो मिलने जा रहा है एनिलीन, वेरी फेमस कंपाउंड। अगर BDC हमारे सिलेबस में होता, बेंजीडाइज़ोनियम क्लोराइड, तो हम इसी रिएक्शन से BDC बना लेते। फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस एसिड डालते 0 to 5 डिग्री पर और सीधे BDC हमारे तैयार हो जाते हैं और BDC की मदद से हम ढेरों एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। लेकिन वहां हमें जाना नहीं है, तो हम अमीन्स की कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के ऊपर बात करते हैं। देखें, तो यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी। हम अमीन्स को एक तरीके से और भी बना सकते हैं, वो भी काफी फेमस रिएक्शन है, इसलिए मैं आपको वो शो करता हूं, ध्यान दीजिएगा। NO2, ठीक है, NO2 और NH2, तो इसका मतलब है सीधा आपको क्या करना है? रिडक्शन करना है। ओके, तो आप जब रिडक्शन करेंगे तो NO2 की जगह NH2 आ जाएगा, ऑक्सीजन हट जाएंगे और हाइड्रोजन आके जुड़ जाएंगे, एनिलीन बन जाएगा। अभी बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिडक्शन करने के लिए आपको क्या लेने होंगे? रिड्यूसिंग एजेंट लेने होंगे। अब आप एक चीज का ध्यान रखें, यहां पे जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट मैं बता रहा हूं आप सब लिख सकते हैं, केवल एक रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज ना करें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या ना लिखें। बस नाइट्रो में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आप यूज नहीं कर सकते रिडक्शन के लिए, बाकी सब जगह यूज कीजिए, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NO2 से अमीन्स बनाने की बजाय, एनिलीन बनाने की बजाय एजो कंपाउंड्स बना लेता है। तो एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखना, इसके अंदर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट की जैसे ना लें। उसके अलावा रिड्यूसिंग एजेंट यहां पे आप और क्या ले सकते हैं? तो यहां पे आप ले सकते हैं निकल, PT के साथ हाइड्रोजन, ये आप ले सकते हैं, SN प्लस HCl आप ले सकते हैं, Fe प्लस HCl भी आप ले सकते हैं। ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट यहां पे आप काम में ले सकते हैं।
सोडियम अमलगम प्लस इथाइल अल्कोहल C2H5OH, ये भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी आप ले सकते हैं। और अगर ये ना हो, ये नहीं होता, तो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हैं, पर साथ में इसके वाटर हमेशा लिखते हैं, ये ध्यान रखिए, या एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस। तो ये भी आप एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं, सभी ले सकते हैं। बस ध्यान रखिए नाइट्रो एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है नाइट्रोबेंजीन के अंदर आप केवल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज ना करें। बाकी चीज तैयार आपके सामने हो ही गई है। अब NH2 की कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं। देखिए, क्योंकि ये बेसिक नेचर का है, अगर मान लीजिए एग्जाम में HCl लिखा आ जाता है तो आपको अच्छे से पता है एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट बनाएंगे, H+ ये गेन कर लेगा और जैसे ही इसके पास H+ चला जाएगा तो यहाँ बन जाएगा NH3 पॉजिटिव और Cl- पीछे आके जुड़ जाएगा। तो ये एक सॉल्ट बन गया। इसे आप क्या बोल सकते हैं? इसे आप बोल सकते हैं एनिलीनियम क्लोराइड, एनिलीनियम क्लोराइड। सिमिलरली आप चाहें H2SO4 से रिएक्शन करें तो आप H2SO4 से भी रिएक्शन कर सकते हैं, ये 2H रिलीज करेगा, तो आपको जो सामने वाली स्पीशीज है उसकी 2 यूनिट्स आपको काम में लेनी होंगी और वो 2H+ आयन को गेन करके प्रोडक्ट बना सकता है। आप इसके लिए क्या लिख सकते हैं? आप ऐसे लिख सकते हैं, भाई एक NH2 है, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लिख सकते हैं NH3 पॉजिटिव और टोटली कितनी यूनिट्स काम में आएंगी? 2 और SO4 2- तो पॉजिटिव लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया। आप समझ गए ना? एक H निकालता तो NH3+ बनता, 2H निकाले तो हमें इसकी 2 यूनिट्स लेनी पड़ेगी, तो NH3+ की 2 यूनिट्स और साथ में SO4 2-, तो इसे एल्यूमिनियम सल्फेट भी कह सकते हैं। इसके अलावा 2 रिएक्शन और बताता हूं आपको, काफी इंपॉर्टेंट है। एक रिएक्शन है CH3COCl के साथ, एसिड क्लोराइड के साथ, जो कि डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का, पिरिडीन की प्रेजेंस में। पिरिडीन बेस है, बनने वाला जो बाय प्रोडक्ट एसिड है उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है। ट्रिक ध्यान रखिए, यहां से H और यहां से Cl, HCl निकलेगा जो कि पिरिडीन न्यूट्रलाइज कर देगा, करेक्ट। और अब जो चीज आपको मिलने जा रही है वो बेंजीन रिंग NHCOCH3, ये जो चीज आपको मिली इसे कहते हैं अमाइड। ये फंक्शनल ग्रुप जो आपको मिल रहा है ये अमाइड है, N फिनाइल इथेनामाइड, काफी फेमस है, क्वेश्चन आ चुका है, फिर बोलता हूं N फिनाइल इथेनामाइड। N पे फिनाइल ग्रुप और ये 2 कार्बन का अमाइड, इथेनामाइड, तो अमाइड है, N फिनाइल इथेनामाइड भी इसको कहते हैं। ये एक असाइलेशन रिएक्शन है क्योंकि इसके ऊपर H हटकर असाइल ग्रुप आकर जुड़ गया। असाइल ग्रुप है CH3CO ग्रुप, तो देखिए H हटकर CH3CO ग्रुप आ गया। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ असाइलेशन रिएक्शन। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा एक रिएक्शन और असाइलेशन से जुड़ी हुई है, वो भी हम देख लेते हैं। यहां पे हम इसको तो साइड में कर देते हैं थोड़ा सा, इधर ले लेते हैं, ठीक है ना। नाउ यहाँ देखिए एक रिएक्शन और देख लेते हैं, असाइलेशन की सेम ही प्रोडक्ट है, बस रिएजेंट जो ले रहे हैं वो आपको बुक्स में ये भी देखने को मिलेगा, एनहाइड्राइड, ये देखने को मिलेगा। और इसमें भी रिएक्शन पिरिडीन की प्रेजेंस में ही करते हैं। यहाँ पे भी CH3COO और वहाँ से एक H निकल जाएगा तो एसिटिक एसिड बाहर निकल जाता है, और जो एसिटिक एसिड बाहर निकलता है वो पिरिडीन से न्यूट्रलाइज हो जाता है और अल्टीमेटली यहाँ पे बेंजीन रिंग, इसके ऊपर NH और एक H हट गया और बचा हुआ ये वाला जो ग्रुप है ये इसके ऊपर आके जुड़ जाता है। तो आप यहाँ देखिए ये वाला ग्रुप आके जुड़ जाता है, तो NH वही जो ऊपर प्रोडक्ट बना है वही आपको बनाना है। वापस आपको क्या मिल गए? आपको मिल गए N फिनाइल ईथन अमाइड। ध्यान रखिए, तो ये 2 रिएक्शन जो है ये असाइलेशन रिएक्शन कहलाती है। असाइल ग्रुप इज RCO ग्रुप, एसिटाइल भी बोल सकते हैं यदि CH3CO ग्रुप है तो हम इसे एसिटाइलेशन रिएक्शन कह सकते हैं क्योंकि CH3CO ग्रुप एनिलीन के ऊपर आकर जुड़ गया, एक H को हटाकर ये वाला ग्रुप आकर जुड़ गया। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन आर कॉल्ड एसिटाइलेशन रिएक्शन और असाइलेशन रिएक्शन। डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन होती है और अमाइड्स बन जाते हैं। तो ये कुछ एनिलीन की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी जो मैंने अभी आपके सामने बताई, और भी हम देखेंगे, लेकिन कन्वर्जन के हिसाब से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के ऊपर बात करने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट देखें। अब नेक्स्ट में यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम इसको भी 3 केसेस में देखेंगे। पहले केस के अंदर हम देखते हैं अमोनोलिसिस। तो ध्यान दें, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हलाइड। इसके से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, एक तो बहुत पहले आया था क्वेश्चन, और बीच बीच में इससे रिलेटेड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो अमोनोलिसिस एल्काइल हलाइड का, ये देखिए कोई भी आप एल्काइल हलाइड लीजिए RX, अमोनिया से रिएक्शन कीजिए। ध्यान रहे अमोनिया आपको क्या लेना है? एक्सेस में लेना है। जब आप अमोनिया एक्सेस में लेंगे तो क्या हो सकता है वो आपको अच्छे से यहाँ नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर लोन पेयर होते हैं और ये इस पर अटैक कर देगा। तो अब जो चीज़ आपको मिलनी है वो मिलनी है RNH3, इसने डोनेट किया इसलिए प्लस साइन, और ये X-, एल्काइल अमोनियम हलाइड, एक सॉल्ट फॉर्मेशन हो गया।
ओके, अब ये जो सॉल्ट फॉर्मेशन हुआ है इसके अंदर आप एक स्ट्रॉन्ग बेस डाल दीजिए। जब आप इसमें एक स्ट्रॉन्ग बेस डाल देंगे तो Na+X को खींच लेगा, NaX बाहर, OH यहां से H को खींच लेगा, H2O बाहर, और अब जो चीज आपको मिलेगी वो मिलेगा RNH2। कौन से अमीन्स? प्राइमरी अमीन्स। और ये खास बात ये है कि यहाँ पे प्राइमरी अमीन्स आपको मेजर अमाउंट में मिलेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो यदि आपको प्राइमरी अमीन्स चाहिए मेजर अमाउंट में अमोनोलिसिस के थ्रू, तो आपको अमोनिया एक्सेस में लेना होगा। उसके एक्सेस में ये चीज बनेगी, तो ये तो पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा क्योंकि ये एक्सेस में है, और ये जो चीज बनी बचा हुआ अमोनिया इसके साथ रिएक्शन नहीं कर सकता, तो कहानी यहीं रुकी रहेगी। और अब NaOH जब आप इसमें डाल देते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस डाल देते हैं, तो स्ट्रॉन्ग बेस इससे वीक बेस आपको जनरेट कर देता है। हमेशा रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस की तरफ जाती है, तो स्ट्रॉन्ग बेस डालने से वीक बेसेस आपको मिल गए। बाकी कॉन्सेप्ट्स तो जब हम डिटेल में पढ़ते हैं चैप्टर तब देखते हैं, बाकी अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए। नाउ अब केस टू की यदि हम बात करें तो Rx, आप कहें कि नहीं हमने ये एक्सेस में ना लेकर ये एक्सेस में ले लिया तो क्या होता, तो अब बड़ी प्रॉब्लम है। अब क्या होता, पहली रिएक्शन तो ऐसी ही होती। फर्स्ट केस देखो, RNH3 पॉजिटिव और X-। अब जब आप इसको विग्रसली हीट करते, ठीक है ना, हीटिंग करते हैं, तो HX बाहर निकल जाता है, H और X, और आपको क्या मिल जाता, RNH2। करेक्ट, HX बाहर निकल गया, RNH2। कौन से अमीन्स मिल गए आपको? प्राइमरी अमीन्स। अब प्रॉब्लम यह है कि अभी आपने ये एक्सेस में लिया है, तो देखते हैं जरा इसके ऊपर हम इसको लिखते हैं, RX को वापस लिखते हैं। क्या चांसेस हैं रिएक्शन के? बिल्कुल चांसेस हैं, क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब यहां शिफ्ट हो जाएंगे तो इस पर कमी होगी, और इस पर लोन पेयर प्रेजेंट है, प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा है, तुरंत ये इस पर अटैक करेगा और वापस रिएक्शन होगी, वापस वो सॉल्ट बनेगा, HX बाहर निकल जाएगा, और अब जो अमीन्स आपको मिलेंगे वो मिलेंगे RNHR। आप सीधा सा सोचिए ना, यहां से एक H और यहां से एक X हटा दीजिए तो H की जगह ये R आ गया। तो अब आपको कौन से अमीन्स मिल गए? सेकेंडरी अमीन्स मिल गए। प्रॉब्लम शुरू हो गई, क्योंकि प्राइमरी भी मिल गया, ऊपर तो प्राइमरी मेजर मिल गया, अब प्राइमरी मेजर नहीं मिलेगा क्योंकि कुछ अमाउंट सेकेंडरी का भी मिलेगा। फिर हम आगे सोचते हैं, क्योंकि RX आपने एक्सेस में लिया है, ये लीजिए आपने RX वापस लिख दिया। इशू क्या है? वही इशू है, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, यहाँ पे लोन पेयर है, वापस अटैक होगा, वापस वही चीज़ HX बाहर निकलेंगे, और अब आपको जो चीज़ मिलने जा रही है वो RNR, एक R और ये लोन पेयर। आप देख सकते हैं RR एक H हटके एक R और आ जाएगा और HX बाहर। ये कौन से अमीन्स? टर्शियरी अमीन्स। क्या कहानी और आगे जा सकती है? आंसर इज यस, क्योंकि RX एक्सेस में है, ये एक्सेस में, ये इधर शिफ्ट हो गए, R पे कमी हो गई, ये अपने लोन पे के थ्रू इससे जुड़ सकता है। अब क्या बन सकता है? HX निकलने जैसी कंडीशन नहीं है क्योंकि H नहीं है, लेकिन सॉल्ट तक तो कहानी जाएगी, हर बार जा रही थी। ये लीजिए R, ये R, एक R, तीन R तो थे, एक R और जुड़ गया, इस पे आ गया प्लस, और बाहर जुड़ा रहेगा माइनस, राइट। इस चीज को जो हम कहते हैं उसे हम कहते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ये लीजिए क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। यानी पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि यदि आपने गलती से हैलाइड एक्सेस में ले लिए तो हैलाइड एक्सेस में लेने में आपको प्राइमरी अमीन्स भी मिलेंगे, सेकेंडरी अमीन्स भी मिलेंगे, टर्शियरी अमीन्स भी मिलेंगे, और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी मिलेंगे, और जब सब एक साथ मिलेंगे तो ईल्ड पुअर मिलेगी। तो ये जो चीज है ये सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, लेकिन अगर आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं कुछ अमीन्स को तो फिर ईल्ड बहुत पुअर आती है, इसलिए ये मेथड सजेस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा कोई तरीका है जिससे हम एक साथ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी सभी टाइप के अमीन्स और सॉल्ट्स बना सकते हैं, तो आंसर इज यस। उसके अंदर आपको हैलाइड एक्सेस में लेना होगा, और यदि आप चाहते हैं कि कोई एक ही प्राइमरी अमीन्स ही आपको मेजर अमाउंट में मिले तो उसके लिए आपको अमोनिया एक्सेस में लेना है और रिएक्शन करनी है, सॉल्ट बनेगा, उसके अंदर NaOH स्ट्रॉन्ग बेस डाल देना है, तो आपको प्राइमरी अमीन्स मेजर अमाउंट में मिल जाएंगे। ये दो केसेस हैं, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट केस देखते हैं। ये तो हुआ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किसके लिए? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स के लिए, जिसमें हमने सारे अमीन्स देख लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और क्वाटरनरी। सेकेंड केस जो हम देखते हैं, यहां पे हम डिस्कस करते हैं गैब्रियल पी साइलेंट होता है थैलिमाइड रिएक्शन। देखिए मैं इसलिए बता रहा हूं, इसका कोई कन्वर्जन से कोई लेना देना नहीं, एबीसी से कोई लेना देना नहीं, सीधा बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है, राइट अ नोट ऑन गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। तो आपको ये रिएक्शन लिखनी पड़ती है और जो लिखा है उसे स्टेटमेंट में बोलना पड़ता है। होता क्या है थैलिमाइड? देखिए थैलिमाइड क्या होता है? बेंजीन रिंग CO, थैलिक एसिड का अमाइड बनता है और उसमें से भी अमोनिया गैस बाहर निकल जाती है और ये चीज बन जाती है। ध्यान रखें, ये थैलिमाइड है, ठीक है। इसकी रिएक्शन आपको करनी है KOH अल्कोहलिक से। जब KOH से इसकी रिएक्शन करेंगे तो बेस और इस वाले H के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर है, H+ की फॉर्म में बाहर जा सकता है, तो H2O बाहर चला जाएगा। और अब जो चीज आपको मिलनी है वो ये चीज यूं की यूं। सिर्फ ये रिएक्शन बोर्ड्स में बहुत बार पूछी गई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, बाकी तो ये रिएक्शन आप डायरेक्ट ध्यान भी रख सकते हैं। तो ये N पे माइनस और यहां पे प्लस आकर जुड़ गया। ये लीजिए, ये आपको एक सॉल्ट मिल गया,
नाउ अब इस रिएक्शन को हम आगे ले जाना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो ध्यान दीजिएगा आप अच्छे से। अब हम इसकी रिएक्शन करना चाह रहे हैं आर सी एल से, या आर एक्स लिख सकते हैं, एक्स लिख देते हैं, चलिए आर सी एल भी लिख सकते थे, आर एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। इससे आप रिएक्शन कीजिए और एक बार आप इसकी रिएक्शन बेंजीन रिंग एक्स से कीजिए, ठीक है। पहले हम ऊपर वाली रिएक्शन की बात कर लेते हैं, चलिए आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। देखिए अब क्या करना है, यहां देखें, अब हम वापस इसी को लिख देते हैं, ओके, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ। हाँ, यहां पे जब रिएक्शन होती है तो वही केस, सी एल बींग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने यहां खींचेगा, आर पे कमी होगी, ये इसके साथ जाके जुड़ जाएगा, के और एक्स एक स्ट्रॉन्ग आयनिक इंटरेक्शन की वजह से साथ में जुड़ जाते हैं और पीछे आके आर सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो एन से अब कौन सी चीज आके जुड़ गई, आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्वेश्चन अराइज, क्या यहां पे भी ऐसा कुछ हो सकता है? तो हमें लगता तो ये है कि Cl भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन ये बॉन्ड टूट नहीं पाता क्योंकि आपको अच्छे से पता है रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। इस डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ये बॉन्ड नहीं टूटता, जबकि ये बॉन्ड इजीली टूट जाता है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है। दैट्स व्हाई एरोमेटिक हैलाइड के साथ ये रिएक्शन आगे नहीं जाती। ये क्वेश्चन रीजनिंग में पूछा जा चुका है, इसीलिए इस मेथड से आप केवल एलिफेटिक प्राइमरी हैलाइड्स बना सकते हैं, एरोमेटिक प्राइमरी हैलाइड्स या एरोमेटिक हैलाइड्स नहीं बना सकते, क्योंकि एरोमेटिक हैलाइड के लिए आपको ये लेना होगा और ये बॉन्ड तोड़ना होगा, और ये बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर रेजोनेंस की वजह से नहीं टूटता। अच्छा, इसमें चले तो आगे क्या करना है आपको? इसमें अब आपको आगे कुछ नहीं करना, सिर्फ हाइड्रोलिसिस करना है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करना है NaOH एक्वस मीडियम में। अब हाइड्रोलिसिस कैसे करना है, ट्रिक है, सीधा सा आप यहाँ पे ध्यान रखिए, ये बॉन्ड तोड़ दीजिए, ये बॉन्ड तोड़ दीजिए, इधर H, इधर H और इधर OH, इधर OH। तो आप सोचिए जरा RNH2, तो मेन चीज क्या मिल गई आपको? मेन चीज मिल गई RNH2, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स मिल गए आपको, राइट। अब मान लीजिए यहां R की जगह बेंजीन रिंग आ जाती है, मान लीजिए रिएक्शन हो जाती, तो यहां पे K हट के R ही तो आया है, तो यहां पे K हटकर बेंजीन रिंग आ जाती अगर मैंने इससे रिएक्शन करी होती तो सही, और बेंजीन रिंग आ जाती तो अल्टीमेटली फिर यहां बेंजीन रिंग होती और एनिलीन बन जाता, एरोमेटिक अमीन्स बन जाते, लेकिन नॉट पॉसिबल। एरोमेटिक अमीन्स नहीं बन सकते, क्यों नहीं बन सकते? रीजन मैंने आपको बता दिया। अच्छा, बाय प्रोडक्ट लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए, बेंजीन रिंग COO। अब आप कहेंगे OH लिख दीजिए, बिल्कुल OH लिख सकते थे, थैलिक एसिड बन जाता, ठीक है, लेकिन मीडियम काफी बेसिक है और बेस में एसिड रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेता है, इसलिए हमें एसिड की बजाय CO- और Na+, क्योंकि जब COH बेंजीन रिंग COH की Na से रिएक्शन होगी तो ये सॉल्ट बन जाता है। इसको आप रिपोर्ट ना भी करें तो भी चलेगा, सोडियम थाइलेट कहते हैं इसे, लेकिन मेन आपको ये बनाना था। तो एग्जाम में कभी लिखने के लिए आता है तो आपको ये बताना पड़ेगा, ये रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, द रिएक्शन ऑफ थैलेमाइड विथ, या हम ऐसे बताते हैं, यहां देखिए मैं शॉर्ट कर देता हूं, यहां देखिए आपको रिएक्शन कहते हैं, द रिएक्शन ऑफ थैलेमाइड विथ a strong base forms a salt which on further reaction with alkyl halide gives a product which on alkaline hydrolysis give aliphatic primary amines। इतना लिख दीजिए और रिएक्शन बता दीजिए, आपका काम हो जाएगा, फाइन। और एरोमेटिक हैलाइड्स क्यों नहीं बन सकते? रीजन मैंने यहां पे आपको दे दिया। नाउ अब हम देखते हैं थर्ड रिएक्शन। थर्ड देखिए, थर्ड जो केस है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। काफी छोटी छोटी बातें ध्यान रखिएगा, करेक्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रोमिनेशन की। ब्रोमिनेशन किसका? ब्रोमिनेशन एरोमेटिक का ही, कंपाउंड्स का ही हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। ये NH2 ग्रुप आ गया। पहला पॉइंट, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, जब भी बेंजीन रिंग से जुड़ा कोई भी एटम और उसके ऊपर लोन पेयर हो तो वो स्पीशीज हमेशा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होती है। दूसरी चीज, NH2 ग्रुप काफी एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसीलिए जब इसकी ब्रोमीन से रिएक्शन होगी, या सीधा ब्रोमीन वाटर बोल दीजिए, या ब्रोमीन से रिएक्शन होगी वाटर में, तो आपको ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड स्पीशीज मिलना तो तय है, क्योंकि ये लोन पेयर है तो प्लस आर इफेक्ट शो करता ही करता है, और प्लस आर इफेक्ट की वजह से ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। लेकिन ये ग्रुप काफी एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और इतना एक्टिवेटिंग है कि ये सभी ऑर्थो और सामने वाले पैरा पे Br को सब्स्टिट्यूट कर देता है, और 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का व्हाइट पीपीटी आपको मिल जाता है। ये एनिलीन ने रिएक्शन कर ली। क्यों हुआ ये सब? क्योंकि NH2 काफी एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसलिए इसने ये चीज बना ली, राइट। ये रिएक्शन आप ध्यान रखिए, ब्रोमीन वाटर जब भी लिखा है आपको ये बनाना है, एक क्वेश्चन आ चुका है। अब एक क्वेश्चन उठता है
कि हमें तीनों पे नहीं चाहिए, हमें तो केवल पैरा ही चाहिए, ट्राई सब्स्टिट्यूट स्पीशीज नहीं चाहिए, ट्राई सब्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए, हमें केवल पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन चाहिए, मतलब पैरा ब्रोमो एनिलीन आप हमें बना के दीजिए। तो कैसे बनेगा? देखिए इसके जो एक्टिवेटिंग इफेक्ट्स हैं वो इस लोन पेयर की वजह से, क्योंकि जो लोन पेयर है ये अपनी डेंसिटी यहां शेयर करता है, ये यहां शेयर करता है, इसलिए रिंग पे काफी ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आ जाती है, और रिंग पे काफी ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आ जाएगी तो इलेक्ट्रोफाइल को पावरफुली खींचेगी और ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो हमें कुल मिलाकर क्या करना है, ये जो लोन पेयर है इसका ध्यान रिंग की तरफ से थोड़ा सा डाइवर्ट करना है। इसका ध्यान एक बार रिंग की तरफ से थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा तो फिर ये रिंग की टुवर्ड्स उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ाएगा और रिएक्शन उतनी विग्रस नहीं होगी। ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो ऐसा करने के लिए आपको NH2 ग्रुप को प्रोटेक्शन देनी होगी, तो इसको हम कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप बाय असाइलेशन रिएक्शन। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम प्रोटेक्शन देने जा रहे हैं, प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप बाय असाइलेशन रिएक्शन। असाइलेशन अभी आपने देखा कि अमीन्स का जब असाइलेशन करते हैं तो अमाइड्स बन जाते हैं। अमाइड्स बनाने से क्या फायदा हो जाएगा वो आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है, रीजनिंग में भी आ चुका है। अब क्या करना है आपको सिंपली जो ऊपर अमीन्स थे उनका डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करने की बजाय पहले आप उनकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिड क्लोराइड से कर दीजिए। थोड़ी देर पहले मैंने रिएक्शन आपको बताई है, इन द प्रेजेंस ऑफ पिरीडीन, जो कि बनने वाले एसिड को CH3COO और वहां से एक H निकल जाता है, एसिटिक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और ये जो CO ग्रुप है वो ऊपर जाके जुड़ जाएगा। तो ये लीजिए NHCOCH3, ये बन गए अमाइड्स, ये वही लोन पेयर है। अब सोचने वाली बात क्या है? सोचने वाली बात ये है कि ऑक्सीजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, तो लोन पेयर इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को वापस कम करने के लिए, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन खींचे तो डेफिशिएंट हो गया, उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए लोन पेयर इधर भी शेयर करेगा। कहने का मतलब क्या हुआ, जो लोन पेयर पूरे इस तरफ ध्यान दे रहे थे रिंग की तरफ, अब उनका ध्यान थोड़ा सा उस तरफ बढ़ गया। ऐसा नहीं कि पूरा उधर रहेगा, इधर भी काम में आएंगे उधर भी काम में आएंगे, लेकिन पूरे इधर नीचे रिंग की तरफ काम में नहीं आएंगे। अब रिंग पे उतनी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी नहीं आएगी और उतना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है। इस बात का फायदा उठाते हुए इस कंडीशन में अब आप क्या कर दीजिए, इस कंडीशन में अब आप ब्रोमीन वाटर डाल दीजिए। अब इस कंडीशन में अगर आप ब्रोमीन वाटर डाल देंगे या ब्रोमीन NCH3COH डाल दीजिए, पोलर मीडियम ले लीजिए आप, CH3COH NCERT में लिखा हुआ है, आप वो रख दीजिए। अगर आप ये कर देते हैं तो ऐसे केस में अब ब्रोमिनेशन तो होगा लेकिन सब जगह ना होकर ऑर्थो एंड पैरा पे होगा, और क्योंकि पैरा पे भीड़ भाड़ कम होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, इसलिए ऑर्थो के बजाय पैरा पे ज्यादा आ जाएगा और NHCOCH3। अब सब पे क्यों नहीं आया? क्योंकि लोन पेयर का ध्यान पूरा रिंग की तरफ नहीं था, लेकिन हमें तो एनिलीन पे ये काम करना था, आपने तो अमाइड पे ये काम किया है। कोई बात नहीं, अब हम इसको हाइड्रोलाइज कर देंगे और वापस अपने एनिलीन ऑब्टेन कर लेंगे। अब आपको इसका सिर्फ हाइड्रोलिसिस करना है, और जैसे आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, ट्रिक आपको पता है और वैसे भी आपको पता होना चाहिए, एसिड्स के जितने भी डेरिवेटिव होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं, अमाइड्स, एसिड क्लोराइड्स, एस्टर, एनाइड्राइड, उन सबका जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता है। तो जैसे हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है, तो यहां से देखिए CH3COH, यहाँ H आ जाएगा और यहाँ OH आ जाएगा, तो CH3COH उसको भूल जाइए, मेन जो प्रोडक्ट है उस पर हम फोकस करेंगे, तो Br आ जाएगा और यहाँ पे NH2 आ जाएगा। जिस NH2 पर तीनों जगह Br आ रहा था, अब हम केवल पैरा सब्स्टिट्यूट लिया है, पैरा ब्रोमो एनिलीन हमने बना लिया। ऐसा आप तब कर सके जब आपने NH2 ग्रुप को प्रोटेक्शन दी। और प्रोटेक्शन कैसे दे सकते हैं? प्रोटेक्शन दे सकते हैं इसका असाइलेशन करके, इसी को कहते हैं हम प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप बाय असाइलेशन। इस पे क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। सिमिलरली अगर आप इसका नाइट्रेशन भी करें, नाइट्रेशन करें, तो नाइट्रेशन पे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, उसके ऊपर अभी हम बात करेंगे क्या बात है। लेकिन उससे पहले अगर आपको नाइट्रेशन करके भी ऐसा ही कुछ करना है तो यहां पे वापस वही स्टेप लेना होगा यहां तक, और इस कंडीशन में एक पॉइंट और मैं डिस्कस करूंगा। इस कंडीशन में आप इसमें कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दीजिए। अब जैसे आप इस कंडीशन में इसमें कंसंट्रेटेड HNO3 डालेंगे तो ये ग्रुप काफी एक्टिवेटेड नहीं है, और क्योंकि ये काफी एक्टिवेटेड कंडीशन में नहीं है तो इस कंडीशन में आपको यहां पे NHCOCH3 मिलना तय है। और इस कंडीशन में केवल NO2 किस पोजीशन में मिलेगा? केवल पैरा पोजीशन पे आपको मिलेगा। मतलब अगर मुझे नाइट्रेशन भी करना है, कंसंट्रेटेड HNO3 मैंने अगर एनिलीन में डाला होता तो क्या होता वो तो मैं अब आपको बताऊंगा, लेकिन मुझे पैरा वाला ही कंडीशन चाहिए, नाइट्रेशन ही करना है, तो सेम आप पहले एक्टिवेशन को कम करेंगे, इसका जो एक्टिवेटिंग इफेक्ट्स है उसे आप कम करेंगे बाय प्रोटेक्शन, और उसके बाद ये चीज बन जाएगी। इस कंडीशन में आप नाइट्रेशन में जो डालते हैं वो मिलाइए, कंसंट्रेटेड HNO3 डालिए, NO2 ग्रुप पैरा पोजीशन पे आ जाएगा, और अल्टीमेटली आपको एनिलीन ही तो बनाना है, तो आप इसका क्या कर देंगे? हाइड्रोलिसिस। जैसे आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, जो ऊपर हुआ है वो यहां होगा, ये NO2 ग्रुप आ गया और यहां पे NH2 ग्रुप। नाम क्या देंगे? नाम आप देंगे पैरा नाइट्रो एनिलीन, सॉरी
हाँ सही है, पैरा फिर नाइट्रो ग्रुप है और आगे क्या बोलेंगे, एनिलीन। तो क्वेश्चन इज, हमें ये बात समझ में आती है कि हाँ ऐसा हुआ है, सही बात है। ब्रोमिनेशन में अगर सीधा आपने ब्रोमिनेशन किया होता, ब्रोमीन वाटर डाला होता तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बन रहा था। तो क्वेश्चन अराइज कि यदि हमने एनिलीन में डायरेक्ट कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दिया होता, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया होता तो क्या होता। तो अब हम उसके ऊपर बात करते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 और यहां पे आप लिख सकते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है ना। नाउ अब हम बात करते हैं आगे कि आगे क्या हुआ होता अगर ऐसा नहीं किया होता तो। अब यहां पे ध्यान दीजिए, ये फिर एक इंपॉर्टेंट बात, मान लीजिए आपने जो एनिलीन है उसके अंदर बिना प्रोटेक्शन दिए इस ग्रुप में कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला होता है, जो कि आपको करना ही होता है कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए। हम ये हमेशा करते आए हैं, आगे भी किया है हमने, पहले भी किया है, तो हम ये करते हैं। लेकिन इस बार हमने इस ग्रुप को प्रोटेक्शन नहीं दी और ये ग्रुप काफी एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब क्या होगा, तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो ऊपर बना ना 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एनिलीन, ये बन जाना चाहिए जैसे 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बना था। आंसर इज यस, ये तो बनता ही बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा कई सारे ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। और एक जो दिमाग घुमाने वाली बात होती है वो ये होती है, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, यहां ध्यान दीजिए। ये रहा NH2 ग्रुप, मैं थोड़ा सा स्पेस बनाता हूं, यहां ध्यान दें, मैं इसको यहां ले लेता हूं। हाँ अब देखिए, अब जो दिमाग घुमाने वाली बात है, जो आप सोच रहे हैं वो सब तो हुआ ही है, उसके अलावा हमारा जो सारा ध्यान रहता है वो इस जगह पे रहता है और इसके ऊपर बोर्ड्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों में क्वेश्चंस पूछे गए। देखिए यहां पे यदि मैं लिखूं NO2 तो आपके गले से बात उतर जाएगी कि हाँ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है NH2 ग्रुप, तो ये तो आना ही चाहिए। मैं यहां पे NO2 ग्रुप लिखूं तो भी आपको लगेगा कि हाँ बात सही है। लेकिन अगर मैं यहां NO2 लिखूं तो बात गले से नहीं उतरती कि यार ये कैसे बन सकता है, मेटा डायरेक्टिंग भी है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग भी, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड स्पीशीज है ना वो तो केवल 2% ही है, ये लगभग 47% आपको मिलता है और ये मिलता है आपको 51% लगभग। तो पॉइंट इज, ये तो बहुत कम हो गया, चलो हम मानते हैं कि ऑर्थो कम होता है, पैरा मेजर होता है, लेकिन पैरा और मेटा की जो पोजीशन है वो तो ऑलमोस्ट जो क्वांटिटी है वो बराबर आ रही है। तो एक ही क्वेश्चन उठता है, ये मेटा क्यों बन गया। इसका जवाब सुन लीजिए, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तो आपने जो सोचा 2,4,6 ट्राइनाइट्रो एनिलीन बनेगा, कई सारे ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट्स भी बनेंगे, लेकिन मेटा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड भी बन जाता है, ये कुछ नया है, इसीलिए इसी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। जवाब बहुत आसान है, जवाब सिर्फ इसका इतना सा देना है आपको कि जो एनिलीन है वो नेचर से बेसिक है क्योंकि लोन पेयर शेयर कर सकता है। सामने है स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या रिलीज करेंगे, H+ आयंस। ये एसिड है, ये बेस है, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, दोनों मिलकर सॉल्ट बना लेंगे NH3+, क्योंकि ये एक लोन पेयर डोनेट करेगा H+ के साथ तो NH3+ बन जाएगा। इसको हम कहते हैं एनिलीनियम आयन। अब आप नोट करने वाली बात क्या है, नोट करने वाली बात ये कि इस नाइट्रोजन पे अब लोन पेयर नहीं है। नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता तो ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता, अब लोन पेयर नहीं है और साथ ही साथ इसमें पॉजिटिव साइन भी है। पॉजिटिव साइन होने की वजह से ये काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से ये रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा वाया -I इफेक्ट। और क्योंकि -I इफेक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पावरफुली नीचे से खींचेगा और आपको पता है कि जो -I इफेक्ट होता है वो जो डिस्टेंस से कम होता जाता है, तो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट -I जो लगेगा वो ऑर्थो पे लगेगा, उससे वीकर मेटा पे लगेगा और सबसे वीकर पैरा पे -I इफेक्ट लगेगा। डिस्टेंस से -I कम होता जाता है, इसलिए सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां मिलेगी क्योंकि सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये खींच लेगा। इसीलिए इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बहुत मुश्किल से होगा क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल उस सेंटर पे ज्यादा अटैक करना पसंद करते हैं जहां पे इनको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिले, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इसीलिए सबसे ज्यादा बेटर अटैक इस पोजीशन पे मिलेगा क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम खींच पाएगा ये। दैट्स व्हाई पैरा सबसे ज्यादा बनता है, उससे कम मेटा बनेगा और सबसे कम ऑर्थो बनता है क्योंकि ऑर्थो पोजीशन से इसमें पावरफुल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रखी है, इस वजह से यहां इलेक्ट्रोफाइल सबसे वीकली अटैक करता है। दैट्स व्हाई ऑर्थो बहुत कम, उससे बेटर मेटा और सबसे बेटर पैरा बनता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मेटा क्यों बनते हैं, इसका रीजन दे दीजिए, तो मेटा इसलिए बनते हैं क्योंकि एनिलीन एसिडिक मीडियम में एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है और एनिलीनियम आयन -I इफेक्ट की वजह से मेटा डायरेक्टिंग होता है। दैट्स ऑल, आप इतना भी बोलेंगे आपका काम हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। प्रोटेक्शन का हमने देख लिया, एनिलीनियम आयन वाला केस हमने देखा, मेटा डायरेक्टिंग देख लिया, असाइलेशन करते हैं, अमाइड्स बनते हैं, उनकी एक्टिविटी कम होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टुवर्ड्स, सारी बातें देखी। इसमें भी एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, वो आता है कि एनिलीन जो होता है फिनॉल की जैसे डजंट अंडरगो, एक ही बात है, फ्रिडल
क्राफ्ट रिएक्शन। ये फिडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता एनिलीन, ना अल्काइलेशन शो करता है ना असाइलेशन शो करता है। क्यों? जवाब आप जानते हैं, क्योंकि एक बार भी अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको बात अच्छे से ध्यान होगी। जवाब सिर्फ इतना सा है कि जो एनिलीन होता है वो नेचर से बेसिक है। फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करना हो या असाइलेशन करना हो, जो कैटलिस्ट आप लेते हैं वो लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3, और एनहाइड्रस AlCl3 जो होता है वो होता है लुइस एसिड। इसका ऑक्टेट ही इनकम्प्लीट है, इसलिए तो आप एनहाइड्रस कंडीशन में लेते हैं, और इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना बहुत फायदेमंद चीज़ है, तभी ये इसको एक्टिवेट करता है। इसीलिए हम एनहाइड्रस भी लेते हैं। वाटर ले लेंगे तो वाटर से भी लोन पेयर को ये यूज करके अभी डेफिशिएंसी को पूरा कर लेगा। लेकिन होता ये है कि वाटर से तो लोन पेयर नहीं ले रहा, लेकिन नजर आ गया ये वाले लोन पेयर, इसका अटैक सीधा यहाँ हो जाएगा, क्योंकि AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, लुइस बेसिक नेचर भी है, ठीक है, और इसमें लुइस एसिडिक नेचर है। तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, एक सॉल्ट फॉर्मेशन कर लेते हैं, एक एडक्ट बना लेते हैं। और जो सॉल्ट फॉर्मेशन बनेगा तो इसने डोनेट किए हैं, अब इसने डोनेट किए हैं लोन पेयर, तो आप क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं NH2 पॉजिटिव और AlCl3 माइनस बन गया। अब ये क्या बन गया, एनिलीनियम आयन। लोन पेयर है या नहीं है? नहीं है, तो कहानी खत्म। लोन पेयर नहीं है तो इसके जो एक्टिवेटिंग इफेक्ट्स थे वो खत्म हो जाते हैं। एक्टिवेटिंग इफेक्ट्स मतलब ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ये जितना अच्छा था अब नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि अब तो इसके ऊपर लोन पेयर्स जो थे वो गायब हो गए। अब क्योंकि लोन पेयर्स नहीं है तो ये एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के जैसे काम करेगा, और क्योंकि ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के जैसे काम करेगा तो फिर आगे फर्दर रिएक्शंस पॉसिबल नहीं होगी। तो इतनी बात आपको नहीं बोलनी, आप सीधा से इतना बोलिए कि एनिलीन फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन इसलिए शो नहीं करता क्योंकि एनिलीन इनमें यूज होने वाले कैटलिस्ट एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन करके एक सॉल्ट बना लेता है, और जब कैटलिस्ट वहां रहेगा ही नहीं रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए, तो रिएक्शन आगे कैसे चलेगी? नंबर 1। नंबर 2, लोन पेयर की वजह से ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते थे, वो लोन पेयर तो डोनेट हो गए AlCl3 को, तो रिंग को वो बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं करेंगे और बिल्कुल भी रिंग का एक्टिवेशन नहीं होगा, तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। तो बस आप इतना सा भी कहेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो आई होप आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट टेस्ट की तरफ। इसके अंदर हम 3 टेस्ट देखेंगे। देखिए, पहला जो हमारा टेस्ट रहने वाला है वो है कार्बाइल अमीन टेस्ट या आइसोसाइनाइड टेस्ट। ध्यान रखें, बहुत आता है, हर साल ही इस पे क्वेश्चन होता है, तो ध्यान रखें। इसका काम क्या है? इसका काम है ईदर एलिफेटिक और एरोमेटिक, कोई सी भी एलिफेटिक रिएक्शन हो या एरोमेटिक रिएक्शन हो, लेकिन होने कौन से चाहिए? प्राइमरी। एलिफेटिक हो या प्राइमरी अमीन्स हो, वो ये रिएक्शन शो करते हैं, वो ये टेस्ट देते हैं, दूसरे अमीन्स ये टेस्ट नहीं देते। तो दिस टेस्ट इज गिवन बाय दीज कंपाउंड्स। इनके अंदर आपको क्या मिलाना होता है? क्लोरोफॉर्म मिलाना होता है, साथ में KOH डालना होता है, और आपको एक फाउल ऑर्डर मिलता है। रिएक्शन में भी लिखूंगा इनसे, और फाउल ऑर्डर का बनना कंफर्म कर देता है कि ये यहाँ एक प्राइमरी अमीन्स प्रेजेंट है। वो एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, वो क्लियर नहीं होता, लेकिन प्राइमरी अमीन्स है। सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स जो होते हैं उनके साथ अगर आप ये टेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये रिएक्शन नहीं होती, ये ध्यान रखिए। अब रिएक्शन में आपको क्या करना होता है? रिएक्शन बिल्कुल आसान है। कोई भी एलिफेटिक या एरोमेटिक अमीन्स लिखे हुए हैं, ये देखिए ऐसे, उसमें क्लोरोफॉर्म डालिए CHCl3, साथ में KOH थ्राइस, और यहाँ पे जो चीज़ बनती है वो आइसोसाइनाइड बनता है NC। बस ये आपको ध्यान रखना है, NH2 है तो उसकी जगह NC, फिनाइल आइसोसाइनाइड। और इसी की वजह से क्या आता है? फाउल ऑर्डर आता है। फाउल ऑर्डर लिखना ना भूलें बस, और इसी ऑर्डर की वजह से पहचान हो जाती है कि वो एलिफेटिक अमीन्स हो या एरोमेटिक अमीन्स हो, पहचान में आ जाते हैं। बाय प्रोडक्ट में आप लिख सकते हैं थ्राइस KCl, ठीक है, थ्राइस K और थ्राइस Cl काम में आ गए, और बाकी आप H2O लिख दीजिए, थ्राइस H2O, उनसे लेना देना नहीं है, मेन ये था। तो ये तो हुआ पहला टेस्ट। ना सेकेंडरी अमीन्स ये टेस्ट देते हैं, ना टर्शियरी अमीन्स ये टेस्ट देते हैं। पहली इंपॉर्टेंट रिएक्शन ध्यान रखें। दूसरी थी हम बात करें तो दिमाग में डाउट आ ही रहा होगा कि अगर एलिफेटिक अमीन्स हो और एरोमेटिक अमीन्स हो तो क्या करें। तो अब हम दूसरा जो देखना चाह रहे हैं वो है टेस्ट विथ नाइट्रस एसिड। याद है नाइट्रस एसिड अभी मैंने बोला था NOHNO2, ठीक है ना। ये जो नाइट्रस एसिड है ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अब इसको फ्रेशली प्रिपेयर आप कैसे करते हैं? इसको आप फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं NaNO2 और HCl की रिएक्शन से, अदरवाइज ये पड़ा डिकम्पोज हो जाता है। इसे इसको फ्रेशली प्रिपेयर करें, NaNO2 और HCl मिलाकर क्या बाहर निकल जाता है? NaCl बाहर निकल जाता है और HNO2 बन जाता है। इसके साथ हम ये टेस्ट करेंगे। किसको? ये डिस्टिंग्विश करता है
डिस्टिंग्विश बिटवीन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमीन्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सबको इन्वॉल्व करते हैं। बोर्ड्स के अंदर केवल प्राइमरी अमीन्स है, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स और एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स को डिस्टिंग्विश करते हैं। कैसे होता है ये टेस्ट, ध्यान रखिए। अगर एलिफेटिक अमीन्स हैं जैसे कि RNH2, ये एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स हो गए। इसके अंदर हमने NaNO2 प्लस HCl लिखना है। आपको एग्जाम में जब भी आए तो आपको क्या लिखना है, NaNO2 प्लस HCl, बनना तो ONO ही है, ठीक है ना, वो लिखना है। टेम्परेचर यहाँ मेंशन नहीं भी करेंगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे केवल एक ही टाइप की रिएक्शन होने जा रही है और वो आपको अच्छे से पता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। वो रिएक्शन है ये वाली OHNO। तो यहाँ जो चीज़ बनती है वो बनती है ROH, साथ में कौन सी गैस बाहर निकल जाती है, नाइट्रोजन गैस और H2O। इसकी वजह से ब्रिस्क एफर्वेसेंस आती है, बुलबुले उठते हैं और कंफर्म हो जाता है कि सामने वाली अमीन्स जो है वो एलिफेटिक अमीन्स है, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स। ये टेस्ट कंफर्म हो गया, क्योंकि टेस्ट में कोई फिजिकल चेंजेस नजर आने चाहिए और यहाँ पे नाइट्रोजन गैस का एफर्वेसेंस कंफर्म कर देता है। जबकि अगर आपने एरोमेटिक अमीन्स लिए होते और सेम रिएक्शन की होती, पर ध्यान रखना टेम्परेचर मेंशन करना बहुत जरूरी है। अगर आपने 0 to 5 डिग्री मेंशन नहीं किया तो ये टेस्ट फेल हो जाता है, और ये टेस्ट वैसे ही हो जाता है और यहाँ से भी नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। इसलिए 0 to 5 डिग्री मेंशन करना बहुत जरूरी है। जब 0 to 5 डिग्री आप मेंटेन करेंगे तो यहाँ पे आप सीधा सा ध्यान रखिए कि यहाँ पे बन जाते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, BDC, और यहाँ से कौन सी गैस बाहर नहीं निकल रही अभी, यहाँ से नाइट्रोजन गैस बाहर नहीं निकल रही, क्योंकि इतने टेम्परेचर पर ये कंपाउंड स्टेबल होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर ये गैस बाहर निकल जाएगी। अब BDC बन गए, BDC के केस में नाइट्रोजन गैस इवॉल्व नहीं हुई, तो अगर हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब है, एक एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स और एक एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स, दोनों में हमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस एसिड डालना है और साथ में टेम्परेचर मेंटेन करना 0 to 5 डिग्री। एक टेस्ट ट्यूब में तो 100% नाइट्रोजन गैस के बबल्स आपको नजर आएंगे, वो एलिफेटिक है, और जिसमें नजर नहीं आ रहे इस टेम्परेचर पर वो एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स होते हैं। तो ध्यान रखिए, एलिफेटिक एरोमेटिक को डिस्टिंग्विश करना हो तो ये टेस्ट लेंगे, प्राइमरी अमीन्स की पहचान करनी हो, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, तो वो लेंगे, और अल्टीमेटली लास्ट जो तीनों को साइमल्टेनियसली डिस्टिंग्विश कर देता है वो है हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट, सबसे पहले तो पूछते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है। तो हिंसबर्ग रिएजेंट होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ध्यान रखिए, एक बार बोर्ड एग्जामिनेशन में बस यही पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ओके, इसके साथ हम ये टेस्ट करेंगे। 3 टेस्ट ट्यूब आपके पास है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स है। देख के आपको फील नहीं हो रहा कि कौन सा क्या है, तीनों में आपको क्या मिला देना है, हिंसबर्ग रिएजेंट मिला देना है। अब आप जैसे ही तीनों में हिंसबर्ग रिएजेंट मिलाएंगे, ये एग्जाम में रिएक्शन आपको लिखनी पड़ेगी। अगर डिस्टिंग्विश करने के लिए आता है, नाम लिखेंगे तो थोड़े से ही मार्क्स मिलेंगे कि भाई इस तरीके से डिस्टिंग्विश करते हो तो मार्क्स तो मिल जाएंगे, पूरे नहीं मिलेंगे, पूरे के लिए रिएक्शन लिखनी होती है। अब हम एक काम करते हैं, हम एक बार प्राइमरी अमीन लिख लेते हैं, एक बार सेकेंडरी अमीन लिख लेते हैं और एक बार टर्शियरी अमीन लिख लेते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल इजीली। यहां पे Cl SO और ये बेंजीन रिंग आ गई, हिंसबर्ग रिएजेंट आपने डाल दिया। अगर अमीन प्राइमरी हुई तो यहां पे RNH, देखिए यहां से H और यहां से Cl, HCl बाहर निकल जाता है, तो RNH HCl बाहर निकल गया, SO और ये बेंजीन रिंग। ठीक है, इसे कहते हैं एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। आप जो नाम मैं बोल रहा हूं आप एनसीईआरटी से भी देख सकते हैं, मैं बोल देता हूं, सुन भी लेंगे तो भी काम हो जाएगा। दैट इज एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। इसका कैसा प्रेसिपिटेट आता है, इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है। ठीक है, नाउ अब अगर हमने सेकेंडरी अमीन्स वहां पर हमारे पास है और उनके अंदर भी हमने ये चीज मिला दी तो वहां पे भी रिएक्शन होगी। HCl बाहर जा रहा है क्योंकि यहां पे एक H अभी भी अवेलेबल है, तो N यहां पे R आ गया और यहां पे S डबल बॉन्ड O और ये बेंजीन रिंग, इसे कहते हैं NN डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। इसका भी क्या प्रेसिपिटेट होता है, कैसा प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट पीपीटी होता है। तो यहाँ भी व्हाइट पीपीटी आ गया, यहाँ भी व्हाइट पीपीटी आ गया। अब क्या करें, प्रॉब्लम हो गई। सबसे पहले टर्शियरी में भी तो देखें, टर्शियरी में जब आप हिंसबर्ग रिएजेंट डालेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो आप ये तो समझ गए होंगे कि जिस टेस्ट ट्यूब में कुछ नहीं हो रहा वो तो हो गया कौन से अमीन्स, टर्शियरी अमीन्स। दो में तो प्रेसिपिटेट बना तो वो तो आपको पहचान में आ गया, जिसमें कुछ नहीं हुआ टर्शियरी अमीन उसको उठा के अलग रख दीजिए। अब जिसमें प्रेसिपिटेट बनाए उसमें आपको क्या करना है, दो प्रेसिपिटेट में आपको स्ट्रॉन्ग बेस डालना है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस डालना है, NaOH KOH आप डाल सकते हैं।
अगर NaOH डालने पर प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो गया, क्योंकि यहां पे रिएक्शन होगी, क्यों रिएक्शन होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है और ये H है, इसमें एसिडिक नेचर होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है, तो यहां पे रिएक्शन होगी, H2O बाहर निकलेगा और ये इसके साथ आकर जुड़ जाएगा, Na+ या माइनस और ये प्लस, आप चाहें तो लिखिए, नहीं तो आप सॉल्ट भी लिख सकते हैं। तो N पे माइनस, इससे कौन जुड़ा रहेगा, Na+, H2O बाहर निकल गया, इसमें एसिडिक नेचर था, और SOO और बेंजीन रिंग, ये बन गए आपके सॉल्ट। और सॉल्ट के अंदर खास बात ये होती है कि सॉल्युबल होता है, प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाता है। तो NaOH डालने पर यदि प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो गया तो समझ जाइए कि वो प्राइमरी अमीन्स है। NaOH डालने पर प्रेसिपिटेट को कुछ नहीं हो रहा तो आप समझ जाइए वो सेकेंडरी अमीन्स है। और स्टार्टिंग में आप क्लियर कर चुके कि टर्शियरी अमीन्स कौन से थे। तो इसके साथ आप तीनों अमीन्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, यानी कि हिंसबर्ग रिएजेंट डालने पर यदि व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाता है तो प्राइमरी और सेकेंडरी हो सकता है, टर्शियरी तो वहीं साफ। और प्रेसिपिटेट में NaOH डालने पर यदि प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाता है तो वो प्राइमरी अमीन्स, और डिसॉल्व नहीं होता तो सेकेंडरी अमीन्स। ये तीनों टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों अमीन्स को डिस्टिंग्विश करने के काम में आता है। बस आपको ये पहचानना है एग्जाम में कि कौन सा अमीन्स है, प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है या टर्शियरी अमीन है, पहले आप उसको पहचान लीजिए। अगर केवल नाम लिखा हुआ है एल्केन अमीन तो समझ जाइए वो प्राइमरी अमीन है, N लग जाता है, कैपिटल N लग जाता है, N मिथाइल एल्केन अमीन तो समझ जाइए वो सेकेंडरी है, और 2 बार कैपिटल N लगाओ, N डायमिथाइल एल्केन अमीन, तो फिर वो टर्शियरी अमीन्स होते हैं। तो पहचान आपको होगी अच्छे से, मैंने भी बता दिया आपको, और फिर आप इस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कौन सा अमीन प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी और कौन सा टर्शियरी है। फाइन, चलिए अब हम आते हैं लास्ट फेज पर। लास्ट फेज पर हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ पर। अब देखिए बेसिक स्ट्रेंथ पे यदि हम बात करें तो मैं आपको 3 तरीके से समझाता हूं, बिल्कुल आसान बात है। एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो याद रखनी है, प्लस आई एसिडिटी के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन प्लस आई बेसिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। और उल्टा माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो बेसिसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि लोन पेयर को बाहर निकलने में मदद नहीं करता, ये मदद करता है। तो उल्टा हो गया एसिडिटी से, एक तो ये ध्यान रखें। दूसरा, जितना ज्यादा बेसिक होगा उतना ज्यादा केबी होगा, और जितना ज्यादा केबी होगा उतना कम पीकेबी होगा। तो पीकेबी जितना ज्यादा होगा बेसिसिटी उतनी कम होगी, और केबी उतना ही ज्यादा होगा। केबी जितना ज्यादा होगा बेसिसिटी उतनी ज्यादा होगी, और पीकेबी उतना ही कम होगा। तो अगर बहुत ज्यादा कोई चीज बेसिक है तो केबी उतना ही ज्यादा और पीकेबी उतना ही कम। नाउ देखिए फर्स्ट केस पे यदि हम बात करें तो पहले केस में मैं आपको समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये रिंग जुड़ी हुई है एन से, इधर भी एक रिंग जुड़ी हुई है, यहां पे भी एक रिंग जुड़ी हुई है, ओके। और यहां पे लोन पेयर। अब आपको पता है लोन पेयर रिंग के साथ रेजोनेंस में है, और लोन पेयर जब रिंग के साथ रेजोनेंस में होगा तो बाहर किसी और को H+ को डोनेट होने के लिए कम अवेलेबल होगा, तो इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा तय है कि कम होगा। अब अगर 3 रिंग की जगह 2 रिंग लगी हुई हो, अब मैं रिंग की जगह पीएच ही लिख रहा हूं, फिनाइल रिंग, ठीक है ना, पीएच, बार बार रिंग बनाने की जरूरत नहीं है, फिनाइल रिंग ये है, राइट ना, इसको हम पीएच से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। और यहां पे एक H आ जाए तो यहां जितने रेजोनेंस में इंगेज था यहां उतने रेजोनेंस में इंगेज नहीं होगा, थोड़ी अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। तो इसका तो सबसे कम, इसका थोड़ा बेटर। और मान लीजिए एक ही फिनाइल रिंग हो और NH2 हो, तो रेजोनेंस में तो इंगेज है लेकिन 2 रिंग में नहीं है, 3 में नहीं है, एक ही में है, तो बेसिसिटी थोड़ी सी और ज्यादा हो जाएगी। थोड़ा सा और देखते हैं आगे, कुछ नया। रिंग हो, N हो और उस पर एक CH3 हो, तो अब आपको नहीं लगता कि अब तो और फायदेमंद बात हो गई? क्यों? क्योंकि अब CH3 ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप आ गया। अब क्योंकि प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप आपके पास आ गया है तो वो तो बेसिसिटी को बढ़ाएगा। अब वो बेसिसिटी बढ़ाएगा इसीलिए इसकी बेसिसिटी ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्लस आई इफेक्ट आ गया है। इसके अंदर कोई सा भी इफेक्ट नहीं था, सिर्फ रेजोनेंस था, जबकि यहाँ पे पीएच जो ये है वो यही है और प्लस आई इफेक्ट आ गया। सिमिलरली अगर मैं और आगे बढ़ूं तो मैं ये कह सकता हूं कि इस रिंग पे N इधर भी CH3 हो और इधर भी CH3 हो, तो इसका बेसिक नेचर तो और ज्यादा हो गया, क्योंकि यहां से भी प्लस आई इफेक्ट, यहां से भी प्लस आई इफेक्ट, तो ये तो और ज्यादा बेसिक हो गए। और अगर हम आगे चलें तो CH3NH2 ले लेते हैं, यहां तो रेजोनेंस कुछ है ही नहीं, केवल प्लस आई इफेक्ट है, तो इसकी बेसिसिटी तो और ज्यादा होगी। फिर इससे बेटर कोई और हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, इससे बेटर 2 CH3 वाला हो सकता है, ये H हो गया, क्योंकि 2 जगह से प्लस आई इफेक्ट मिल रहा है और रेजोनेंस तो हुआ ही नहीं है, तो ये तो और अच्छा लोन पेयर डोनेशन में हेल्प करेगा, अच्छा प्लस आई। तो इस सीरीज का एंड अगर मैं करूं तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि इस सीरीज का जो एंड होगा वो एंड हो जाएगा 3 CH3 से। 3 CH3 हो मतलब कि कैसा अमीन हो? टर्शियरी अमीन हो, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट्स होंगे, रेजोनेंस में लोन पेयर का एंगेज नहीं है, अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा है बाहर डोनेट होने की, इसलिए इसका बेसिक नेचर सबसे ज्यादा होगा। तो सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, इसको टुकड़ों में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिए इन सब में तो रेजोनेंस है, तो ये तो कम होने ही है इन सब से,
लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा रेजोनेंस है, थोड़ा कम है, बहुत कम है। इसमें रेजोनेंस तो है लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट भी है, इसमें ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट है लेकिन रेजोनेंस नहीं है, तो और अच्छे से अवेलेबिलिटी बढ़ गई और ये बेसिक नेचर हो गया। अब यदि मैं यहाँ पे अगर मैं यूं कहूँ तो बेसिक नेचर बढ़ रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि के बी तो इंक्रीज हो रहा है बट पी के बी डिक्रीज होता जा रहा है। तो आई होप आपको ये स्टेप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें, नेक्स्ट देखिए सेकंड बहुत आसान है, ये क्वेश्चन आ चुका है, आप देख के पहचान लेंगे इसको और इजीली जवाब भी दे देंगे। देखिए एनिलीन है, अब एनिलीन के अंदर तीनों ही अगर आप एनिलीन बनाओगे तो तीनों में बेसिक नेचर कैसे कंपेयर करेंगे, तो अब हम इन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं। ठीक है, यहां पे मैं लगा देता हूं OCH3 ग्रुप, यहां पे लगा देता हूं CH3 ग्रुप। अब आप मुझे बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? रेजोनेंस वगैरह तो सब साइलेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया, क्योंकि सेम बात है, फर्क इनसे पड़ने वाला है। CH3 कैसा इफेक्ट शो करता है? प्लस आई, तो प्लस आई इफेक्ट तो जो बेसिसिटी बढ़ाएगा, और बेसिसिटी बढ़ाएगा तो ये तो ज्यादा होना चाहिए, इससे तो ज्यादा ही होना चाहिए। अब इन दोनों की यदि हम बात करें तो इस पे लोन पेयर है, ये प्लस आई इफेक्ट तो शो करता ही करता है, लेकिन साथ ही साथ माइनस आई इफेक्ट भी तो शो कर रहे हैं, और इसका माइनस आई इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है। माइनस आई इफेक्ट की वजह से यहां पे बेसिसिटी कंपैरेटिवली कम आती है। तो कहने का मतलब आप ये ध्यान रखिए, बोर्ड्स का ही क्वेश्चन है कि OCH3 में ऑक्सीजन नो डाउट प्लस आर इफेक्ट शो करता है, लेकिन साथ ही माइनस आई इफेक्ट भी शो कर रहा है, और ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जबकि यहां पे केवल प्लस आर इफेक्ट ही है और हाइपर कॉन्जुगेशन ही है। हर चीज यहां पे बेसिसिटी बढ़ाने वाली है। यहां पे एक नो इफेक्ट कह सकते हो आप, कोई बढ़ाने वाला नहीं है। यहां पे बढ़ाने वाला भी है, लोन पेयर के वाया, लेकिन घटाने वाला भी है, और घटाने वाला काफी डोमिनेटिंग है, आप कह सकते काफी इफेक्टिव है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से इसकी बेसिसिटी सबसे कम, इसमें नो इफेक्ट की वजह से थोड़ी ज्यादा, और इसमें प्लस आई इफेक्ट की वजह से सबसे ज्यादा बेसिसिटी होती है। ओके, तो ये ऑर्डर भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद यदि हम आगे चलें तो जो थर्ड केस है, इस पर काफी क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, और क्वेश्चन आता है बेसिसिटी इन एक्वस मीडियम। ये क्लियरली मेंशन्ड होगा, बेसिसिटी इन वाटर या एक्वस मीडियम, क्लियरली ये क्वेश्चन आता है। ये ध्यान रखिए, एक्वस मीडियम जब लिखा है, और दो ही क्वेश्चन आएंगे, और ये जो मैं बता रहा हूं ये फिक्स्ड है। ठीक है, तो पहला होता है फॉर मिथाइलामीन्स, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में सब में मिथाइलामीन्स ही होना चाहिए। मैं अभी एक एग्जांपल बनाऊंगा। और दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है फॉर इथाइलामीन्स। फिक्स कर लीजिए, कॉम्पिटिटिव हो चाहे बोर्ड्स हो, ये दो ही क्वेश्चन आते हैं एक्वस मीडियम में। ठीक है, मैं बता देता हूं और रीजन भी बता देता हूं, रीजन भी फिक्स्ड है, यही लिखना है आपको। देखिए मिथाइलामीन्स की यदि आप बात करें या इथाइलामीन्स की बात करते हैं, देखो इथाइल कौन सा ग्रुप होता है? C2H5, ये इथाइल होता है। अगर आप ढंग से देखें तो ये इथाइल ग्रुप के साथ बनने वाला सेकेंडरी केस है, ये इथाइल ग्रुप के साथ बनने वाला देखें आप तो टर्शरी केस है, और यहां पे जो मैं अब लिख रहा हूं वो इथाइलामीन्स के साथ बनने वाला प्राइमरी केस है। आप ध्यान रखिए, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ऐसे आप ध्यान रख लीजिए। एक्वस मीडियम के अंदर बेसिसिटी का जो ऑर्डर होता है वो ये होता है, यू हैव टू लर्न दिस, इसलिए मैंने बोला STP, ये आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा। ये प्राइमरी, ये टर्शरी और ये सेकेंडरी इथाइलामीन्स है। मिथाइल की यदि हम बात करें तो CH3 लगा दो, NH-CH3 कौन सा है? ये सेकेंडरी। इसके बाद यहां पे फ्लिपिंग हो जाती है, यानी प्राइमरी पहले लिख दीजिए CH3NH2। मैं फिर कह रहा हूं लर्न ही करना है, क्योंकि आंसर एक्सपेरिमेंटल है, आपको लर्न करना पड़ेगा। ये जो रीजन है, इसका जो जवाब है वो 3 फैक्टर्स का मिक्स्ड रिजल्ट है। ये 3 फैक्टर्स जब एक साथ काम करते हैं तो ये ऑर्डर्स आते हैं। एक्सपेरिमेंट है 100%, पीकेबी की वैल्यू से पता पड़ता है, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम से, दैट्स वाई। तो आपको याद ही रखना होगा। तो ये आप ले लीजिए P, और लास्ट में आप इसका ले लीजिए टर्शरी का केस, ये टर्शरी। तो इसमें ध्यान रखिए STP और इसमें ध्यान रखिए SPT, P को इधर और T को इधर। मिथाइलामीन्स हो एक्वस मीडियम में तो ये ऑर्डर ध्यान रखिए, और इथाइलामीन्स हो तो ये ऑर्डर ध्यान रखिए। फिक्स्ड है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। पॉइंट अराइज, रीजन क्या देंगे? तो रीजन सुन लीजिए, इसका रीजन एग्जाम में पूछता है तो आप सिर्फ ये लिख के आएंगे, ये इफेक्ट क्यों आता है? इट इज द कंबाइंड रिजल्ट ऑफ 3 इफेक्ट्स और 3 फैक्टर्स। फर्स्ट, प्लस आई इफेक्ट, ऑब्वियसली वो तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन क्योंकि आपने वाटर ले लिया है तो पानी के अंदर हाइड्रेशन, जिसे आप सॉल्वेशन इफेक्ट भी कहते हैं, जहां पे आप पानी के साथ इनकी इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग को डिस्कस करते हैं, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। और जो तीसरा इफेक्ट है वो है स्टेरिक हिंडरेंस या स्टेरिक इफेक्ट।
तो जो जवाब अब जो सामने आपको नजर आ रहे हैं वो केवल इंडक्टिव इफेक्ट से नहीं है। इंडक्टिव इफेक्ट से होते तो बहुत आसान होते जैसे ऊपर आपने दिए, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट के साथ साथ सॉल्वेशन इफेक्ट, हाइड्रेशन इफेक्ट या हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला केस, और साथ ही साथ स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि वाटर भी आ जाता है, इनके पास भी बल्कि ग्रुप्स हैं, C2H5 थोड़ा सा बड़ा बल्कि ग्रुप है। तो इन सब चीजों को जब मिला देते हैं तो एक्सपेरिमेंटली आंसर बदल जाते हैं, ऑर्डर बदल जाते हैं, और जो ऑर्डर आते हैं वो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। तो ऑर्डर आपको याद रखना है, रीजन कोई पूछता है तो जवाब देना है, इट इज अ कंबाइंड रिजल्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट एंड स्टेरिक हिंड्रेंस और स्टेरिक इफेक्ट। फाइन, तो इंपॉर्टेंट बात थी, बेसिसिटी की पूरी होती है। एंड द लास्ट, अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में, बहुत इजी सी चीज है, बॉइलिंग पॉइंट। देखिए आपने बाकी सारी चीजें तो देख ही रखी है, फिर भी अगर मैं आपसे बोलूं कि कंपैरेबल मोलर मास हो तो हाइड्रोकार्बन सबसे पीछे आएंगे। क्यों? क्योंकि इनमें डिस्पर्जन और लंडन फोर्सेस होते हैं। इसके बाद इनसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? कार्बोनिल कंपाउंड्स का। क्यों? एल्डिहाइड कीटोन्स का। क्यों? क्योंकि इनके पास डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। इनसे ज्यादा जो आ रहे थे वो आ रहे थे एल्कोहल्स, लेकिन अब हम बीच में ले लेंगे अमीन्स को। अब अमीन्स होंगे, फिर कौन होंगे? एल्कोहल होंगे, और फिर कौन होंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की कहानी आप जानते हैं, अल्कोहल की कहानी आप जानते हैं। मेन बात अब आपको ये बतानी है कि ये ऑर्डर यहां ऐसा क्यों है, इनसे ज्यादा क्यों और उनसे कम क्यों है। तो आंसर आपके सामने देखिए जरा। अगर मैं आपके सामने बात करूं अमीन्स की, RNH2 प्राइमरी अमीन्स, करेक्ट। बात करता हूं सेकेंडरी अमीन्स की, RNHR, और बात करता हूं टर्शरी अमीन्स की, RNRR। आप जानते हैं, समझ भी सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब तक पॉसिबल है जब H टॉप 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो, F से या O से या N से। यहां पे H डायरेक्टली N से जुड़ा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर बनेगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से तो स्ट्रॉन्गर होती है, जो कि कार्बोनिल कंपाउंड्स में एग्जिस्ट करते हैं, हम पहले देख चुके हैं। इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनका कार्बोनिल कंपाउंड जो कंपेरेबल मास के होंगे उनसे तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, नो डाउट। लेकिन अल्कोहल से कम क्यों है? अल्कोहल भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, लेकिन अल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमीन्स की हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि अल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है ऑक्सीजन की वजह से, जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है इस नाइट्रोजन की वजह से, जो कि कंपैरेटिवली कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दैट्स व्हाई यहां पे कंपैरेटिवली वीकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एज कंपेयर टू अल्कोहल, इसीलिए अमीन्स के बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम होते हैं। इन तीनों के अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो इन तीनों में से ऑर्डर आपको ये मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे ज्यादा H है तो मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां ज्यादा होगा, यहां पे एक H है, मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा कम होगा, और यहां पे वो H है ही नहीं तो इसके अंदर नो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं है। तो इन तीनों में यदि कंपैरिजन किया जाए तो टर्शरी जो होते हैं वो सबसे पीछे होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं होती। उनसे अच्छे सेकेंडरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उतनी अच्छी नहीं है, उतना मैग्नीट्यूड ज्यादा नहीं है जितना कि प्राइमरी में। तो एक केस आप ये ध्यान रखिए कि किसका केस है, बॉइलिंग पॉइंट का केस है। और यदि अमीन्स को उठाकर अगर यहां पूछा जाए तो इनसे ज्यादा क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और इनसे कम क्यों है, क्योंकि इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कंपैरेटिवली वीकर होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और कंपैरिजन करते समय हम टर्शियरी अमीन्स को बीच में नहीं डालेंगे, क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। तो जनरली आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो प्राइमरी अमीन्स पे ही पूछा गया है अब तक। फाइन, तो ध्यान रखें। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आप अपनी बात को समझा सकते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें सॉल्युबिलिटी की, तो अगर मैं आपसे पूछूं सॉल्युबिलिटी अमीन्स की पानी में किसकी सबसे अच्छी सॉल्युबिलिटी होगी, ऑप्शन 3 ही मिलेंगे आपको। एक मिलेगा टर्शियरी अमीन, एक मिलेगा सेकेंडरी अमीन, और एक मिलेगा प्राइमरी अमीन। अब आपसे पूछेंगे पानी में कौन सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा। पानी में सॉल्युबल होते हैं अमीन्स, जो छोटे अमीन्स होते हैं जिनमें फोबिक पार्ट छोटा होता है, मेथिल अमीन, इथाइल अमीन। तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा? तो शायद आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा सॉल्युबल प्राइमरी अमीन्स होंगे, क्योंकि प्राइमरी अमीन्स के पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी, क्योंकि इनके पास 2 H है, तो ये बहुत अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, इसलिए इनकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। सेकेंडरी अमीन्स की थोड़ी कम होगी, और टर्शियरी अमीन्स की सबसे कम होगी। टर्शियरी अमीन्स का ये आप ये नहीं कह सकते कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते, खुद की यूनिट्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बना सकती। एक टर्शियरी दूसरे टर्शियरी अमीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बना सकता, लेकिन एक टर्शियरी अमीन को जब आप पानी में लेंगे तो वाटर के साथ तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है ना भाई। ये देखो, ये नाइट्रोजन और ये H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि आपने तो कहा था टर्शियरी अमीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं करते। हाँ, आपस में नहीं कर सकते, क्योंकि आपस में उनके पास वो H नहीं है, लेकिन पानी में जब आप मिलाओगे तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। हाँ, लेकिन उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी कि यहाँ पे होगी। यहाँ पे अच्छी क्यों हो सकती है? क्योंकि R भी है, N है, ये H है, ये H है, और ये ऑक्सीजन है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल के साथ बना सकता है, ऑक्सीजन के साथ ये बना सकता है। तो यहाँ बहुत अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इससे सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। यहाँ थोड़ी कम होगी, आप समझ ही गए होंगे, और यहाँ सबसे कम होगी क्योंकि केवल नाइट्रोजन के बाहर ही हो रही है। तो तीनों अमीन्स में से सबसे ज्यादा सॉल्युबल प्राइमरी अमीन्स, उनसे कम सेकेंडरी, और सबसे कम टर्शियरी अमीन्स होते हैं। और नोट वाली बात यह है
कि जो एरोमेटिक अमीन्स होते हैं, मतलब कि एनालीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में इनसॉल्युबल है इन स्पाइट ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो बन जाएंगे, लेकिन एनालीन के अंदर फिनाइल रहेंगे जो कि फोबिक पार्ट है। तो केवल NH2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे और सॉल्युबिलिटी आ जाए ये जरूरी नहीं है, साथ ही साथ फोबिक पार्ट जो होता है वो बहुत छोटा होना चाहिए। मिथाइलअमीन, इथाइलअमीन, प्रोपाइलअमीन में छोटा पार्ट है, ये पूरा का पूरा 6 कार्बन का रिंग होता है अगर मैं बनाऊं भी तो। इस वजह से फोबिक पार्ट बड़ा होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के बावजूद एनालीन पानी में इनसॉल्युबल होता है। ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको ध्यान रखना था सॉल्युबिलिटी के रिगार्डिंग। तो गाइज हमने चारों फेजेस डिस्कस कर लिए, अमीन्स पूरा हमारा हो जाता है। इसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। उम्मीद करूंगा कि सारे क्वेश्चंस इसी में से सेट हो और हमने चैप्टर में भी आने वाले जितनी भी रिएक्शंस थी, कॉन्सेप्ट थे, सबको उठा लिया है। ओके गाइज, सो इस वीडियो में तो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए। दिस इज डॉक्टर राजकिरण चौहान साइनिंग आउट अंटिल वी मीट अगेन।